हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे बेटा 11th क्लास का मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन। बहुत इजी सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, प्रैक्टिकली बिल्कुल करेंगे उसको। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये है चैप्टर आपका मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आज हमें कंप्लीट मोशन के बारे में पढ़ना है, तो करते हैं शुरू। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट डू मीन बाय मोशन, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक करते हैं कि मोशन है क्या, आया कहाँ से, या कैसे हम मोशन को डिफाइन करेंगे, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इन्वॉल्व हैं मोशन में, वो सारे अब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मोशन को डिफाइन कहाँ से किया, क्लियर है, वो हम करते हैं। तो दो टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोशन में मैकेनिक्स के, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैकेनिक्स के दो टर्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स एंड सेकंड इज स्टैटिक, ठीक है। एंड थर्ड वन इज डायनामिक, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, ठीक है। इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइन का मतलब होता है मोशन, ठीक है। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसकी स्टडी करते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट या स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, क्लियर है। फिर इसके अलावा जो मैंने अभी बताई थर्ड ब्रांच डायनामिक्स, उसमें भी हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की इन मोशन में, ठीक है। यहाँ पे काइनेमेटिक्स में ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, मोशन में स्टडी करते हैं, या स्टडी ऑफ मोशन या स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, क्लियर है। लेकिन वो कंडीशनल स्टडी होती है, उसमें हमें ऑब्जेक्ट के मोशन का कोज नहीं पता होता और ना ही हम पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे लिए इतना सफिशिएंट है कि ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो उसकी हम पूरी की पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं काइनेमेटिक्स में, क्लियर है। मैथमेटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के मोशन की पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे विदाउट एनी कॉज ऑफ मोशन। हमें जरूरत नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है ये पता करने की, क्लियर है। इसी में सेकंड आती है स्टैटिक, क्लियर है। क्या है? स्टैटिक। यहाँ पे स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं हम इन रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट किस में होता है? रेस्ट में होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आता है बहुत बार, ये दोनों ही मैकेनिक्स के ब्रांचेस हैं और मैकेनिक्स में हम मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, या सिंपली आप ये कह दो मोशन की स्टडी करते हो। तो अगर मैकेनिक्स में मोशन की स्टडी करते हो तो काइनेमेटिक्स में मूविंग ऑब्जेक्ट की हम करते हैं विदाउट एनी कोज। हमें रीजन जानने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आया, ठीक है। डायनामिक्स भी इसी की ब्रांच है मैकेनिक्स की, उसमें भी हम वही स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन की, लेकिन वहां पे हमें ये पता होता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट मोशन, राइट। अब स्टैटिक में ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं रेस्ट में, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये मैकेनिक्स की ब्रांच कैसे हो सकती है, तो हम ऑब्जेक्ट की रेस्ट में स्टडी करते हैं, मोशन में नहीं है। कैसे है? रेस्ट का मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है इस बॉडी पे नेट फोर्सेस कितने लग रहे हैं? जीरो, ठीक है। नेट फोर्सेस जीरो लग रहे हैं। फोर्स जीरो लगने का मतलब है, नेट फोर्स जीरो लगने का मीनिंग है ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मींस आपने उसकी पोजीशन को चेंज किया है बाय यूजिंग नेट फोर्सेस जीरो, ठीक है। तो बहुत डीप में ना जाते हुए काइनेमेटिक्स मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे विदाउट एनी कॉज ऑफ मोशन। रेस्ट में ऑब्जेक्ट, स्टैटिक में ऑब्जेक्ट के रेस्ट की स्टडी करेंगे, क्लियर है।
अब इन्हीं से थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। हमें रेस्ट और मोशन पता होना चाहिए क्या होता है। कब कहोगे आप कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, और कब कहोगे कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। बहुत ज्यादा टाइम इस पे हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय मोशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, किसमें चेंज आता है, पोजीशन चेंज किसके साथ, विद टाइम, किसके साथ, टाइम के साथ, एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम के साथ साथ मैं अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव अपनी पोजीशन को चेंज करती हूं, ठीक है, देन मैं किसमें हूं, मोशन में हूं। फॉर एग्जाम्पल ए मूविंग व्हीकल, पोजीशन चेंज होती है सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसमें कहोगे, मोशन में। और अगर ऐसा नहीं होता है विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। किसमें चेंज नहीं होता, पोजीशन में चेंज नहीं होता। किसके साथ, टाइम के साथ, किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, देन ऑब्जेक्ट आपका किसमें होगा, रेस्ट में होगा। क्लियर है। अब इसी में अगर हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो हम मोशन में हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हम रेस्ट में हैं। इज दैट पॉसिबल, एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम में रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो, ठीक है। अगर आप कहीं खड़े हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हो, खड़े हो मीन्स आपके माइंड में आता है आप किसमें हो, रेस्ट में हो। अगर आपके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, आप बैठे हो बस में, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू फेलो पैसेंजर्स, जो उस बस में बाकी पैसेंजर्स बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो, आप किसमें हो, रेस्ट में। बट एट द सेम टाइम जो बस के बाहर ऑब्जेक्ट हैं उनके रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो। तो इफ बॉडी इन सेम टाइम मे बी रेस्ट एज वेल एज मोशन, इसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं। एक ही बार में एक बॉडी रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है, ठीक है। सोचने में थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं हम खड़े हैं तो मोशन में कैसे हैं। आप बस की सोचो, वो कहोगे, एक पर्टिकुलर एग्जांपल, हम बस में बैठे हैं, हम एक जगह पे खड़े हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, ठीक है, तो वहां पे सराउंडिंग में हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव, बट एज होल यूनिवर्स आप एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हो, तो यूनिवर्स में किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव आपकी पोजीशन जरूर चेंज हो रही होगी, देन आप किसमें होगे, मोशन में हो, ठीक है। बहुत इजी से एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है, अगर हम अपने फिंगर को भी मूव कराते हैं ना तो हम होल यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर हमने अपने फिंगर को भी थोड़ा सा इधर से उधर किया तो हमने क्या कर दिया, पूरे यूनिवर्स को डिस्टर्ब किया। कैसे, हमारी जो फिंगर है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट पोजीशंस पे है, और जैसे ही हमने उसकी पोजीशन बदली तो हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बदल गई, हर एक फोर्स चेंज हो गया, हर एक पोजीशन चेंज हो गई, तो हमने क्या किया, पूरे यूनिवर्स को डिस्टर्ब किया। तो एक बॉडी सेम टाइम में रेस्ट एज वेल एज मोशन दोनों में हो सकती है, राइट। इसके बाद मोशन होता कितनी तरह का है, टाइप्स ऑफ मोशन, इंटरेस्टिंग सा है बिल्कुल। टाइप्स ऑफ मोशन कितने तरह का होता है, ये सारा का सारा अभी बहुत बेसिक चल रहा है। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन,
जिसको तुम ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हो। सेकंड है सर्कुलर मोशन एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्लियर है? रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, इन्हीं तीन मोशन के अराउंड हमारी लाइफ है वो रिवॉल्व करती है। यहाँ पे इन तीनों मोशंस को हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन, ठीक है, सीधा सीधा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, किसके अलोंग मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है वो भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। अगर कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट किसके अलोंग मूव कर रहा है? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग हम समझेंगे आगे। सर्कुलर मोशन, अगर कोई पॉइंट मास बॉडी मूव करती है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, देन मोशन विल बी सर्कुलर। क्लियर है? ऑसिलेटरी मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे या दाएं बाएं मूव करता है एक मेन पोजीशन के अराउंड, इधर गया फिर वापस आया, फिर गया फिर वापस आया, मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एग्जांपल दे सकते हो कोई? सर्कुलर, ऑसिलेटरी। मोशन अलोंग रेक्टिलिनियर मोशन, अगर हम किसी नैरो रोड पे सीधा 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 मूव कर रहे हैं, कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर। ठीक है, अगर हम किसी राउंड अबाउट पे मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ, मोशन ये होगा। तुम्हारे जो वॉल क्लॉक का पेंडुलम है वो ऑसिलेटरी मोशन कवर करता है, किसी मेन पोजीशन के अराउंड इस तरह से मूव करता है, तो उसका मोशन है वो कैसा होता है? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी तीन तरह के मोशन है। ठीक है, अब इसी में आता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को भी हम डिवाइड कर देते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, जिसको आप 1D या इसी को आप बोलोगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन या 2D एंड मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन या इसी को आप बोलते हो 3D। ठीक है, 2D 3D, 2D 3D हम पढ़ते तो पता है, सर्कल है वो 2D है, स्फीयर है वो 3D है। अब इनका मीनिंग क्या है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन, सेम थिंग। ठीक है, वन डायमेंशन का मीनिंग क्या है? मान लो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओरिजिन x y z। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल यहां से मूव करना शुरू करता है ओरिजिन से, ओरिजिन को ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जहां से कोई ऑब्जर्वर अपनी मेजरमेंट शुरू करता है, हम हमेशा कोई भी डिस्टेंस, कोई भी वेरिएबल कहां से मेजर करना शुरू करते हैं? ओरिजिन से। देन ओरिजिन को हम क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर से निकले स्कूल जाने के लिए, किसी ने आपसे पूछा कि आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस बताओ, देन आपने मेजरमेंट कहां से शुरू की? आपके घर से। देन आपका घर है वो क्या है? ओरिजिन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से आप मेजरमेंट शुरू करते हो वही क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। आपने मेजरमेंट आपके घर से शुरू की, हो सकता है आप घर से बाहर निकल के शुरू करो, हो सकता है आप स्कूल और घर के बीच से कहीं से शुरू करो। तो जहां से पूछा गया है, घर से पूछा था तो ओरिजिन घर पे था,
बीच में से कहीं पूछा पाथ के तो ओरिजिन शिफ्ट होके बीच में चला गया, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट पॉइंट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जहां से कोई अपने मेजरमेंट हम शुरू करते हैं। अगर कोई पार्टिकल ओरिजिन से मूव करता है या तो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करता है, सिर्फ किसमें, एक्स एक्सिस में, या सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करता है, या अकेला जेड एक्सिस कवर करता है, मींस किसी एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है, ठीक है। जैसे ट्रेन चलती है रेलवे ट्रैक पे एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो उनका मोशन है वो क्या है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, या मोशन इन वन डायमेंशन। एक कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करता है पोजीशन को दिखाने के लिए तो वन डायमेंशन, एक से ज्यादा करता है तो उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। तो अगर आइदर वन, जरूरी नहीं है अकेला एक्स एक्सिस, अगर अकेला वाई एक्सिस, अगर अकेला जेड एक्सिस, तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट के अलोंग मूव करता है तो मोशन होगा आपका वन डायमेंशन मोशन। कौन सा होगा, वन डायमेंशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी पॉइंट मास बॉडी की पोजीशन को दिखाने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक ही डायमेंशन की जरूरत पड़े, एक ही एक्सिस की जरूरत पड़े, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। मोशन ऑफ पर्सन ऑन ए नैरो रोड क्या होगा, मोशन इन वन डायमेंशन। ट्रेन चल रही है रेलवे ट्रैक पे, मोशन इन वन डायमेंशन, राइट। अब कई बार ऐसा होता है, मान लो कोई पार्टिकल आपका यहाँ है, उसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, वो यहाँ से इस पोजीशन पे है, एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है, ना तो एक्स एक्सिस में है ना ही वाई एक्सिस में है, दोनों को मिला के कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोऑर्डिनेट शो कर रहा है एक्स वाई, मींस सेम टाइम में कुछ डिस्टेंस उसने x में कवर किया और कुछ डिस्टेंस उसने y में कवर किया। एक साथ पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट को इन्वॉल्व किया, दो कोऑर्डिनेट को, दो डायमेंशंस को इन्वॉल्व किया, तो यहाँ जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, टू डायमेंशन मोशन होगा। जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड अर्थ, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, सबका जो मोशन है वो कैसा है, टू डायमेंशन मोशन है, ठीक है। मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, या ये कह सकते हो सर्कुलर मोशन है, वो भी क्या है, टू डायमेंशन है, राइट। कोई चींटी फर्श पे जा रही है डायगोनली, ठीक है, सिर्फ फर्श पे जा रही है, ऐसे नहीं हाइट कवर नहीं कर रही, सिर्फ फर्श पे जा रही है डायगोनली, मोशन कैसा होगा, टू डायमेंशन मोशन। अगर सिंगल कोऑर्डिनेट कंट्रीब्यूट करता है वन डायमेंशन, एक से ज्यादा दो कोऑर्डिनेट कंट्रीब्यूट करते हैं टू डायमेंशन, दो से भी ज्यादा अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन शो करता है इस तरह से, जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई यहाँ है, ठीक है। प्लेन पे हम उसको शो करते हैं तो यहाँ इस तरह से करते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता कैसे है, ये है, कोई पार्टिकल यहाँ है उसको हम प्लेन पे नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको कुछ इस तरह से शो करेंगे। अगर जेड कोऑर्डिनेट हमने इन्वॉल्व कर दिया, इसका मतलब पार्टिकल एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स को कवर कर रहा है, ठीक है। स्पेस में है, वहां पे आपके पास कितने डायमेंशंस इंक्लूड हुए हैं, 3, तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो कितना होगा, 3 डायमेंशंस। किसी पार्टिकल की पोजीशन को कंप्लीटली अगर एक कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करता है वन डायमेंशन, दो कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते हैं टू डायमेंशन, 3 कोऑर्डिनेट्स यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते हैं तो 3 डायमेंशन, ठीक है। एग्जांपल 3 डायमेंशन का, स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, किसको शो करेगा, 3D को, काइट फ्लाइंग किसका एग्जाम्पल है, 3D का, बर्ड फ्लाई करते हैं किसमें, 3D में, क्लियर है। तो वहां जो एग्जाम्पल्स आते हैं आपके सारे के सारे स्पेस में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो कौन सा मोशन कवर करते हैं, 3D कवर करते हैं, राइट। उसके बाद एक छोटी सी टर्म
लेते हैं पॉइंट मास बॉडीज कौन सी होती हैं। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, मास बॉडीज। अब इजीली समझ सकते हो क्योंकि डायमेंशन तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। कब कहोगे कोई बॉडी है वो पॉइंट मास बॉडी है, बता सकते हो? पॉइंट मास बॉडी, पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये मैंने लगा दिया बोर्ड पे, ये डॉट लगाया। इस व्हाइट बोर्ड के कंपैरेटिव ये क्या है, पॉइंट हम बोलते हैं ऐसे। अगर हमने कोई पूरा सेंटेंस लिखा, बीच में एक फुल स्टॉप लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, पॉइंट। अगर हमने एक स्टेटमेंट लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9.234 5, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, पॉइंट। क्लियर है? तो इस पॉइंट का मीनिंग होता है बहुत छोटा, ठीक है। और डायमेंशंस हमने पढ़ा है, तो डायमेंशनली बहुत स्मॉल जो चीज होती है उसको हम पॉइंट मास बॉडी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अर्थ सरफेस पे खड़े हो, अगर आप रेस्ट में हो, अर्थ सरफेस पे खड़े हो, आपके डायमेंशंस कंपैरेटिवली डायमेंशंस ऑफ अर्थ बहुत छोटे हैं, तो आप ट्रीट किए जाओगे ऐसे पॉइंट मास बॉडी, ठीक है। दूसरा, मूविंग कंडीशन अगर हो, अगर हम मूव कर रहे हैं तो कब कहेंगे कि हम पॉइंट मास बॉडी हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है अपने साइज के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आपने खुद ने कई किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उस डिस्टेंस के कंपैरेटिव आप क्या हो, पॉइंट मास बॉडी हो। तो वो सारी बॉडीज पॉइंट मास बॉडी होंगी जो साइज के कंपैरेटिव बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर कर जाएंगे, ठीक है। जिनका डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिनका मोशन है वो बहुत लार्ज होगा कंपैरेटिवली साइज। क्लियर है? या फिर दो बॉडीज को कंपेयर करोगे तो सेकंड बॉडी के कंपैरेटिवली अगर फर्स्ट बॉडी के डायमेंशंस बहुत स्मॉल हैं तो वो भी क्या होगी, ऐसे पॉइंट मास बॉडी। क्लियर है? एक कार है, उसने कई किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो कार को आप ट्रीट करोगे ऐसे पॉइंट मास बॉडी। अगर वही कार बहुत शॉर्ट, बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर करती है तो वो पॉइंट मास बॉडी नहीं होगी, ठीक है। अगर डिस्टेंस कवर्ड उसके साइज से बहुत ज्यादा है तो पॉइंट मास बॉडी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, राइट। अब हम आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे। दो चीजें हमने पढ़ी हैं, एक पढ़ा है डिस्टेंस और एक पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट। बहुत ज्यादा टाइम हम इस पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बहुत आराम से समझना है। ये पॉइंट है ए, दैट इज ओरिजिन, जहां से आपको मेजरमेंट शुरू करनी है, एंड आप मूव करके गए बी पे, राइट। दैट इज द फर्स्ट पाथ, जहां से आप मूव करके गए। उसके बाद आपने पोजीशन चेंज की, कुछ आप पहले यहां गए एंड देन बी पे आए। सेकेंड आपने ये कवर किया, क्लियर है। एंड थर्ड आप इस तरह से गए, ये आपके पास सेकेंड पाथ था और ये है थर्ड, ठीक है। ए टू बी, ए सी बी, और जो थर्ड पाथ है ए बी, उन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। कैसे आप मूव करना पसंद करोगे कि आप बहुत जल्दी या बहुत स्मॉल पाथ कवर करके बी पे चले जाओ फर्स्ट, देन ए बी जो फर्स्ट है पाथ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसको आप कहते हो शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बोलते हो? शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का नहीं है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दैट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आप जहां से चले, आपको जहां पहुंचना है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा कवर करोगे वही क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। बाकी AC प्लस CB एंड जो थर्ड है AB, थर्ड पाथ है, वो दोनों ही क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। इसको आप बोलोगे टोटल पाथ लेंथ,
टोटल पाथ लेंथ। एक्चुअली में आप कहां से चल के पहुंचे, टोटल पाथ आपने कितना कवर किया। देखो टोटल और शॉर्टेस्ट दो ही टर्म हैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करती हैं। टोटल एक्चुअल में आप जितना मूव करके गए, एंड शॉर्टेस्ट इनिशियल टू फाइनल आपने कम से कम कितना मूव किया। ए बी के बीच में मैंने 3 डिफरेंट पाथ दिखाए, जिसमें से 2 क्या हैं, डिस्टेंसेस, थर्ड और सेकेंड। फर्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब टोटल पाथ लेंथ होगी तो डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। डिस्टेंस इज ए स्केलर, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। 9th क्लास में पढ़ा था हमने। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्केलर सॉरी स्केलर। और स्केलर क्वांटिटीज की पहचान होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं, पॉजिटिव। वेक्टर क्वांटिटी जिनके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस दोनों होती हैं, वो क्या होती हैं, वेक्टर। और वेक्टर्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। क्लियर है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट पूछ लिया जाता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम हो, राइट। यहां देखो 2 कंडीशंस हैं हमारे पास, ए टू बी। एक ऑब्जेक्ट ने ए से मूव करना शुरू किया और कहां पहुंचा, बी पे, राइट। सेकेंड कंडीशन है आपके पास, ए से मूव करना शुरू किया, बी पे पहुंचा एंड डिस्टेंस कवर किया, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट केस और सेकेंड केस को बड़े ध्यान से देखना है। एंड कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन देता है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड कंडीशन देता है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। थर्ड कंडीशन आपको मिलती है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्थ कंडीशन मिलती है डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। चारों में से कौन सा ठीक होगा। फर्स्ट केस में देखो ए टू बी, टोटल पाथ लेंथ कितनी थी, ए बी। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, वो भी ए बी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये वाला राइट है, हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेकेंड केस में देखो डिस्टेंस है जो कर्व्ड पाथ फॉलो किया एंड डिस्प्लेसमेंट है ए बी। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये भी हो सकता है, दोनों को मिलाएं तो डिस्टेंस है वो इक्वल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के और ग्रेटर भी हो सकता है। तो तीनों में से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका आंसर, थर्ड। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड एक्यूरेट ऑप्शन है आपके पास ये, डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी नहीं होगा। क्लियर है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट स्मॉल कभी नहीं होगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से बहुत बार निकालने। मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट है ए, मूव किया एट बी, ठीक है। उसके बाद ए से सेमी सर्कुलर पाथ मूव करके गया बी पे, दैट इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस, राइट। ये सेंटर है और आर क्या है, रेडियस। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि
हमें निकालना आना चाहिए डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस है ये सेमी सर्कल पाथ जो ए से बी पे मूव करके आया, वो डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये पूरा सर्कुलर पाथ कवर करता तो ये पूरी सर्कमफ्रेंस को कवर करता, फिर डिस्टेंस कितना होता 2 पाई आर। रेडियस कितनी है r, ओपी डिस्टेंस है, रेडियस है वो कितना है r। अगर ये पूरा सर्कल कवर करता तो ये सर्कमफ्रेंस आपकी पूरी कितनी होती 2 पाई आर। इसने सेमी सर्कल कवर किया है तो इसका डिस्टेंस कितना है इज इक्वल टू पाई आर। 2 पाई आर का कितना हाफ। डिस्प्लेसमेंट कितना है a टू b शॉर्टेस्ट पाथ, r रेडियस है तो r इधर है, टोटल डायमीटर ही तो है शॉर्टेस्ट पाथ, कितना हो गया 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना आया इज इक्वल टू 2r। आपको रेशियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का निकालना है। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाई r अपॉन 2r निकल गया, दैट इज पाई बाय 2, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, कर लोगे। इसके बाद है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक इंसेक्ट है, उसने ए से मूव करना शुरू किया, बी पे गया, डिस्टेंस कवर किया x मीटर, बी से परपेंडिकुलरली मूव किया y एक्सिस में, सी पे पहुंच गया, डिस्टेंस कवर किया y मीटर। ठीक है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इंसेक्ट एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ए टू सी। तो देखो टोटल डिस्टेंस तो है ये, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी मीन्स x प्लस y मीटर। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, यही तो होगा a टू c। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ac इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके।